मॉडल ने डीआईजी पर लगाया सनसनीखेज आरोप। डीआईजी ने मॉडल से किया रेप। माया नगरी मुंबई में एक मॉडल का ऐसा सनसनीखेज आरोप जिससे पूरा पुलिस महकमा सख्ते में आ गया। लेकिन डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाने वाली मॉडल अब खुद विवादों में आ गई है। मॉडल के पूर्व वकील का दावा, मॉडल पर ही खड़े हुए सवाल। अब इस मॉडल के ही पूर्व वकील के दावे से इस केस में नया मोड़ आ गया है। उसके खुलासे और सबूतों से खुद मॉडल कटघरे में खड़ी हो गई है। पहले भी कई ऐसे केस सामने आ चुके हैं जिनमें कई हाई प्रोफाइल लोगों पर रेप या यौन शोषण के आरोप लगे। लेकिन डीआईजी सुनील पारस्कर केस में आए ट्विस्ट के बाद कई सवाल जहन में आते हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या हाई प्रोफाइल लोगों पर लगे सभी आरोप सही हैं? आखिर सब समाज में ये क्या हो रहा है? समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के खिलाफ बलात्कार का आरोप लग रहे हैं। समाज में उनके चरित्र को लेकर किरकिरी हो रही है। मामले दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ मामलों में जांच के बाद आरोप बेबुनियाद साबित हुए हैं। लेकिन तब तक कथित आरोपी समाज में बदनाम हो चुका होता है। एक खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में यौन शोषण के ऐसे आरोपों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा तरीन मामलों में मुंबई के एक डीआईजी सुनील पारस्कर और मध्य प्रदेश के एक जज पर एक दूसरी महिला जज द्वारा यौन शोषण के आरोपों से खलबली मच गई है। पारस्कर के मामले एक नया मोड़ तब आया जब स्वयं कथित पीड़िता मॉडल के पूर्व वकील ने पूरे मामले को साजिश करार दे दिया। वहीं मध्य प्रदेश के जज ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनके ऊपर लगे आरोप सिद्ध होते हैं तो उनको फांसी दे दी जाए। पब्लिसिटी स्टंट, बदले की कार्रवाई के रूप में चर्चित इन मामलों पर बहस लाजमी है। राजचक्र में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार सीमा किरण जी और मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम खान है। और साथ में मुंबई से हमारे साथ कथित पीड़ित मॉडल की वकील चित्रा सालुंके और पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी भी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र में आज का सफर। बहस शुरू करने से पहले देखते हैं कि सुनील पारस्कर मामले में अब नया खुलासा क्या हुआ है। मॉडल के पूर्व वकील ने मॉडल पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उसने पुलिस को कई ऐसे सबूत दिए हैं जिससे जाहिर होता है कि मॉडल ने डीआईजी पर यह आरोप केवल पब्लिसिटी हासिल करने के लिए किया है। रेप या पब्लिसिटी स्टंट? क्या मॉडल के साथ हुआ था रेप या आरोप के पीछे है पब्लिसिटी स्टंट? डीआईजी रेप मामले में नया खुलासा। क्या है पारस्कर मामले की सच्चाई? मुंबई पुलिस के डीआईजी पर एक मॉडल ने लगाया रेप का सनसनीखेज आरोप जिसने पूरे पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब इस केस में नए खुलासे से खुद मॉडल पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। मॉडल के पूर्व वकील के दावों को अगर सच माना जाए तो यह पूरा मामला बस एक पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है। मॉडल के पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी का कहना है, मैं मॉडल को 2.5 साल से जानता हूं। उन्हें रियलिटी शो में जाना था, इसलिए उन्होंने मुझे कंट्रोवर्सी करने के लिए कहा था जिससे कि पब्लिसिटी मिल सके। उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि उनके साथ रेप हुआ है। थोड़े बहुत वॉइस कॉन्वर्सेशन भी है, वो भी मैं दे रहा हूँ। और उसके अलावा जो मेरा ब्रीफिंग हुआ है, जब मेरी क्लाइंट ने मुझे ब्रीफ किया है तो सीसीटीवी कैमरा का जो रिकॉर्डिंग है, जो फुटेज है, जिसमें जो डिस्कशंस हुए मेरे और मेरे क्लाइंट के बीच में, जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जो आमतौर पे नहीं देना चाहिए, मैं वो भी दे रहा हूँ क्राइम ब्रांच को। क्या लगता है प्राइमा फेसी एज ए रिग्रेट ये मामला पूरा पब्लिसिटी स्टंट है एक रियलिटी शो में जाने का? 100%। रिजवान सिद्दीकी ही पहले मॉडल के वकील थे और उन्होंने ही मामले में पहला नोटिस सुनील पारस्कर को भेजा था। लेकिन मॉडल की सच्चाई पता चलने पर वो इस केस से अलग हो गए। सिद्दीकी ने मॉडल के साथ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग, चैट और मैसेज की डिटेल क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे यह मॉडल वकील से कह रही है कि इस मामले में डीआईजी को लेकर विवाद खड़ा करना है क्योंकि उसे रियलिटी शो का हिस्सा बनना है। इससे साफ जाहिर होता है कि मॉडल का मकसद केवल डीआईजी को बदनाम करना है। जहां मॉडल के पूर्व वकील इस पूरे मामले को स्टंट करार दे रहे हैं, वहीं मॉडल के मौजूदा वकील ने रिजवान पर ही सवाल खड़ा करते हुए
उन पर पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया है। रिजवान मर्चेंट मुझे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे क्लाइंट को पैसे चाहिए क्या। फिर हमने ये पूछा, ये कौन पूछ रहा है उनको, ऐसे मुझे पूछने के लिए कौन बता रहा है? कोई कमिश्नर ने पूछा है। तो हमारे कहने से कमिश्नर ने राकेश मारिया जी ज़रूर नहीं, लेट मी क्लियर दिस, एडिशनल सीपी कोई उनको पूछ रहे हैं कि ज़रा पूछ लेना कि पैसे वैसे दे के ख़त्म हो सकती है क्या बात। रिजवान मर्चेंट बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे क्लाइंट को पैसे चाहिए तो हम ये पैसे दिला सकते हैं। ये हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो चेंज नहीं हो सकती, बदल नहीं सकती, ये हमारा वॉइस नहीं है। मॉडल से रेप के आरोप का सामना कर रहे सुनील पारस्कर के समर्थन में शिवसेना भी उतर आई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा था कि रसूखदार सोसाइटी में प्रचार के लिए पुरुषों पर छेड़छाड़ और बलात्कार के आरोप लगाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। एक तरह से ये अब फैशन बन चुका है। इस मामले में इस नए खुलासे से शिवसेना के आरोप कहीं न कहीं सही साबित हो रहे हैं। लेकिन इस केस का सच क्या है? मॉडल के आरोपों में सच्चाई है या मॉडल के पूर्व वकील के आरोपों में दम? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। तो आखिर ये शबनम जी, कमलेश जी, हमारा सीमा जी हैं, ये अभी तक पूरी घटना आपके सामने है। सुनील पारस्कर मुंबई में डीआईजी हैं, उनके ऊपर एक मॉडल ने, एक प्रो मॉडल जिस प्रकार आरोप लगाया था, काफ़ी सनसनी पैदा हुई और उनके तब मामला और कुछ राजनीतिक रूप ले लिया जब शिवसेना के कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये इस तरह के आरोप लगाना एक फैशन सा बन गया है। हालांकि उद्धव ठाकरे इस पर आलोचना हुई कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए था। लेकिन आज जब मॉडल के ही पुराने वकील जिन्होंने डीआईजी पारस्कर को नोटिस भेजा था, उन्होंने कहा कि सारा का सारा मामला पब्लिसिटी स्टंट है और ये पब्लिसिटी पाने के लिए चूंकि मॉडल को एक रियलिटी शो में जाना था, वो प्रचार चाहती थी और जो फुटेज सामने आई है उसमें वो कहते हुए दिखाई दी है कि डीआईजी पारस्कर को इसमें फंसाओ ताकि हमें इसमें प्रचार मिले। ऐसे में कमलेश जी, आपसे जानता हूँ, यह एक जिस तरह दहेज प्रताड़ना संबंधी जो कानून, उसके दुरुपयोग की बातें हमेशा सामने आई। आप लोगों ने कहा कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी कर दुरुपयोग। अब यह जो मामला है यौन उत्पीड़न का, अभी अनेक मामले हैं जिस पर हम आएंगे, लेकिन अभी हम सुनील पारस्कर की चर्चा करें। इस तरह के जो कानून बनाए गए, क्या आपको लगता है कि इसका दुरुपयोग कर जो आरोपी को बदनाम करने के लिए या जो कंप्लेनेंट होते हैं वे अपने पक्ष में कुछ स्वार्थ सिद्धि के लिए इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं? जिस तरह सभी कानूनों का दुरुपयोग होता है, इस कानून का भी दुरुपयोग हो रहा है। जी। और चूंकि इसका दुरुपयोग करना आसान है जी, क्योंकि एलिगेशंस खाली लगाने होते हैं, प्रूव करना सब में ज़रूरी नहीं है। तो मेरी समझ में सबकी ये ड्यूटी होनी चाहिए, शायद मीडिया की भी होनी चाहिए, कि जब तक कोई फुल प्रूफ केस नहीं आता है उसकी इतनी पब्लिसिटी ना की जाए। ये ठीक रहेगा। आपने ठीक ही कहा था कि बदनामी तो हो ही जाती है उस शख्स की। हाँ, जब तक अब फैसला हो गया। अब देखिए, जी, जस्टिस गांगुली का मामला आपके सामने है। वो एक बुजुर्ग जस्टिस, उनके ऊपर एक इंटर्न ने आरोप लगाया, इतना हंगामा हुआ और अंत में जो जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बैठाई, उनको क्लीन चिट मिला। लेकिन तब तक तो बेचारे बदनाम हो चुके, है ना? नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो कमेटी थी उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी थी। जी। ये गवर्नमेंट ने शायद दी है उनको। हाँ, एक जांच समिति जो बनी थी। हाँ, दूसरी बनी एक, तो दैट इज डिफरेंट। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ही हैं ऐसी यौन आरोप में जो होती हैं और सिद्ध करनी भी मुश्किल होती है और कई बार झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। दोनों तरह के ही मामले आते हैं। जी शबनम जी, अभी ये हम लोग इस मामले पर चर्चा करें। कमलेश जी, उसका कानूनी पहलू सामने रखा कि हाँ, ऐसे कानून का दुरुपयोग होता है जो नहीं होना चाहिए, ये चरित्रहनन के। लेकिन अब जो ये मामला, ये सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए जिसकी शुरुआत हो चुकी है कि आखिर कब तक समाज में ऐसे माने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का चरित्र हनन करते रहने दिया जाएगा? इसकी अनुमति आखिर क्यों दी जाएगी? कानून को पहल करनी चाहिए। और इस मामले जब आपने देखा, हालांकि जो रिजवान हैं, जो पुराने वकील उनके हैं, उन्होंने कुछ फुटेज दिखलाया है जिसमें कि पीड़िता कह रही है, कथित पीड़िता, कि उनको पारस्कर को फंसाओ, हमें रियलिटी शो में जाना है। लेकिन दूसरी ओर जो अभी वर्तमान वकील हैं चित्रा सालुंखे,
वो खुद रिजवान पर आरोप लगाती हैं कि उन्होंने पैसे ले देकर मामला शांत करने के बदले। क्या लगता है ये इस मामले में पेचीदगी है तो क्या आपकी दृष्टि में? विनोद जी, ये एक जांच का विषय है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर लांछन लगाता है तो दूसरा उसकी रिप्लाई भी करता है जी। और कोई भी विक्टिम जब किसी पर आरोप लगाता है तो जिस पर आरोप लगा है ये भी सच है कि वो कभी मानने को तैयार नहीं होगा कि हाँ मैंने इस चीज को किया था। ये भी एक बड़ी सच्चाई है। अगर इसकी भी अच्छी निष्पक्ष रूप से जांच होगी, क्योंकि उनके पूर्व वकील भी कह रहे हैं कि इस तरीके की चीजें उनके सामने नहीं आई। अगर नहीं आई थी तो आपने ये सुनते ही वकील होने के नाते भी अगर आपको वो कह रही थी किसी को फंसाइए, तो मुझे लगता है कि कमलेश दी भी मानेंगी कोई वकील इस चीज को करने के लिए तैयार ही क्यों हुआ कि हाँ अपने को विड्रॉ किया वो बाद में विड्रॉ किया उन्होंने, लेकिन पहले उनकी हेल्प की उन्होंने कंप्लेंट के लिए। तो मुझे लगता है कि निष्पक्षता से अगर जांच हो और अगर कोई लड़की फेक केसेस भी डालने की कोशिश करती है, किसी बड़े प्रभावी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगाने की कोशिश करती है, उस पर भी सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि हाँ, लेकिन काफी सारे पुरुषों को अभी इसका ज्ञान नहीं है कि महिला को भी सजा मिलती है। हमेशा आप जब भी आप और हम डिबेट में बैठते हैं, पुरुषों को मैं हमेशा यही कहते सुनती हूँ कि क्योंकि महिला को सजा नहीं मिलती इसलिए इस तरीके के केसेस लेकर आ जाती हैं। इसकी परसेंटेज भी विनोद जी बहुत कम है। फेक केस लगाने के लिए भी बड़ा दम चाहिए होता है, और जब वो खुलते हैं तो बहुत, जितनी इंसल्ट एक पुरुष की नहीं हो पाती उतनी उससे ज्यादा महिला की भी होती है। तो मुझे लगता है कि अगर कानून अपना सही तरह से काम करे, और जो पुलिस अधिकारी हैं पारसकर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं रिलेशन तो मेंटेन कर रखे थे। इतने घनिष्ठ आपने संबंध बनाए क्यों? विनोद जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहती हूँ कि जब भी आप देखिए कोई सामाजिक व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी के पास जाएगा तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो महिला हो सामाजिक व्यक्ति या कोई पुरुष हो। परंतु मॉडल जब आपके आसपास इर्द गिर्द घूमती हैं, आप उन्हें इतना नजदीक आने ही क्यों देते हैं कि वो इस तरीके की चीजें कर पाए? तो मुझे लगता है कि पुरुषों को भी, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो चाहे वो अन्य व्यक्ति हो, किसी भी बड़े पद पर हो, उनको भी अपनी गरिमा का, अपने पदों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, ये ठीक है कि उन्हें भी संयम बरतना चाहिए और एक डिस्टेंस मेंटेन कोई लड़की आकर आपसे कुछ कहेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शुरू हो जाएंगे उसके साथ किसी भी तरह के रिलेशन में। मैं आपको बताता हूं, जहां तक यह मामला है सुनील पारसकर का, अब हर ये व्यक्ति से व्यक्ति का निर्भर करता है, व्यक्ति पर वो किस हद तक वो जाता है या उसका पार्श्व क्या रहा हुआ, सामाजिक या सांस्कृतिक पार्श्व। हालांकि व्यक्तिगत मामला है। मैं जितना सुनील पारसकर को जानता हूं, वो नागपुर में डीसीपी थे, फिर बॉम्बे गए, मैं जानता हूं एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति माने जाते हैं। उनके समाज में एक प्रतिष्ठा रही, एक और अच्छे अधिकारी के रूप में उनको एक सम्मान प्राप्त होता रहा है, और मुंबई में भी इस तरह के कभी भी कोई आरोप उन पर गया। बहरहाल, लेकिन कोई नहीं जानता कि कभी क्या हो गया। शिवसेना ने उनका समर्थन भी ये बातें हुई, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। खैर बहरहाल, अभी कानूनी पक्ष जाने। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं मॉडल के पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी जी। हम सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सिद्दीकी जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी हाँ सिद्दीकी जी, आज जो वर्तमान वकील हैं वो मॉडल की, वो चित्रा जी ने, उन्होंने सीधे सीधे आप पर आरोप लगा दिया है कि आपने पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने की पेशकश की थी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आपको ये मैं बताऊं, ये केस में इस तरीके से है कि ये मेरी क्लाइंट पिछले 3 साल से रही हैं, ऑलमोस्ट 2.5-3 साल से हैं जी। और ये क्लाइंट मेरे पास अक्सर आती थी और कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी के लिए बोलती थी कि कुछ केस बनाइए। अच्छा, मगर मैं इनको कभी सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए उनका जो दूसरा भी एस्कॉर्ट सर्विसेज का जो केस था उसमें आपको मेरा नाम नहीं दिखेगा। मैं उसमें भी इन्वॉल्व नहीं था। और अब वो मेरे पास आई थी और वो बिग बॉस में जाना चाह रही थी, तो वो मुझे बोल रही थी कि उनके पास कोई मैटर्स हैं जिसमें सब्सटेंस है। तो मेरे से डिस्कस किया उन्होंने। तो जब मेरे से डिस्कशन किया तो मुझे उसमें कुछ वजन नहीं लगा। मुझे लगा ये सब बेबुनियाद बातें कर रही हैं। ये फेलो कंटेस्टेंट उनकी जो हैं पूनम पांडे जी, उनके अगेंस्ट कुछ बोल रही हैं। तो मैं बोला इसमें कोई सब्सटेंस नहीं दिख रहा है। तब जाके बात आई सुनील पारसकर साहब की, जो डीआईजी हैं, और इन्होंने मुझे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया और जिसमें दोनों के रिलेशनशिप दिख रहे थे, फ्रेंडली रिलेशनशिप दिख रहे थे। बस मुझे बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिया इन्होंने, 20% 30% दिया, जो इन्होंने खुद एडमिट किया है, एसएमएस पे भी बाद में एडमिट किया
कि उन्होंने बहुत लिमिटेड मुझे बताया, और इसी वजह से जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन था मेरे पास, उसके बेसिस पे मैंने शो कॉज नोटिस बना के भेजा था मिस्टर पारसकर को, और उनके जवाब के लिए रुका था देखने के लिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। अगर कुछ सच्चाई निकलती और अगर कुछ वाकई केस में दम होता तो इनको पब्लिसिटी चाहिए थी मिल जाती, और अगर नहीं दम होता, नहीं पब्लिसिटी मिलने वाला केस था तो नहीं पब्लिसिटी मिलती। बिकॉज मैं इनके साथ में किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा था बाकी चीजों में, और जो मैं पिछले 2.5-3 साल से कर भी नहीं रहा हूं। हालांकि मेरे बहुत पुरानी क्लाइंट है ये, मगर मैं ये सब चीजों में नहीं पढ़ता इनके। पर जब ये नोटिस भेजा मैं, और नोटिस भेजने के बाद में जब देखा कि इनका रवैया चेंज हो रहा है, इनके एलिगेशंस चेंज हो रहे हैं, तो फॉर गुड प्रोफेशनल रीजंस आई सेड आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई बैक्ड आउट। रिजवान साहब, एक से मैं एक जानना चाहूंगा आपसे, जब आपने शो कॉज नोटिस भेजा सुनील पारसकर को, क्या उस समय आपको ऐसी जानकारी थी कि ये सारा का सारा मामला एक पब्लिसिटी स्टंट है? जी, देखिए मेरी क्लाइंट जो है ये जिस क्लाइंट की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल केस में भी अगर कुछ बाहर वजन हो तो वो पब्लिसिटी के लिए यूज करती हैं। तो इनका नेचर रहा है पब्लिसिटी के लिए यूज करने का। इनका जो इनका नाम है वो इस चीज में है कि वो पब्लिसिटी के लिए यूज करती हैं। बट मेरी जो ड्यूटी है एज अ लॉयर, मेरा ये काम है कि बाकी चीजें छोड़ के खाली ये देखना है कि मेरे क्लाइंट के साथ कुछ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं उस चीज पे फोकस कर रहा था देखने के लिए कि इनके एलिगेशंस में कुछ सब्सटेंस है कि नहीं, और मैंने लिमिटेड उसी चीज पे काम किया और भेजा। जी रिजवान साहब, लेकिन अभी जो चित्रा सालुंखे ने, जो उनकी वर्तमान वकील हैं, उन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि आपने पैसे की पेशकश की और उनसे पूछा कि क्या पैसे लेकर के मामले को रफा दफा किया सकता है। इस आरोप में, चित्रा सालुंखे की इस आरोप में कितना दम है? जी जी, देखिए अगर आप ये इनफैक्ट ये वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने सुना, आज ही सुना। जी जी, ये वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरी क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया था, ये भी पब्लिसिटी के लिए, वो भी समझ में आ रहा है। मगर ये वॉइस रिकॉर्डिंग में भी आपको क्लियरली दिखेगा कि वो मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं कि उन्होंने पैसे की मांग की है, क्या की है। तो मैं इसमें भी क्लेरिफाई कर रहा हूं कि नहीं, सामने वाले ये जानना चाह रहे हैं कि क्या तुम ये मांग पैसे के लिए कर रही हो या ये केस तुम पैसे के लिए बना रही हो। ये बहुत क्लियरली बाहर आता है, आप सुनेंगे तो समझ में आएगा आपको। अच्छा जी, ये मेरे कोई कॉन्वर्सेशन में पैसे देने की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है क्लैरिफिकेशन के साथ कि तुम्हारा केस पैसे का है क्या। अच्छा, ठीक है। अभी हमारे साथ चित्रा सालुंखे भी जुड़ गई हैं। अब हम सीधे चित्रा जी के पास चलते, उन्हीं से जानते हैं। ये गौर से अगर ये क्लिपिंग सुनेंगे तो आपको पूरा खुलासा हो जाएगा। अच्छी बात है। तो हम सीधे चित्रा जी के पास चलते, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस आरोप में सच्चाई क्या है। चित्रा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चित्रा जी, अभी आपने पूर्व वकील रिजवान सिद्दीकी जी की बातें सुनी। उन्होंने सीधे सीधे जो आपने आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसे की पेशकश कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी, उसका खंडन करते हुए उन्होंने चुनौती दी है कि उस फुटेज को ठीक से सुना जाए तो कहीं भी ऐसी बात नहीं आती है। फिर आपने ऐसा आरोप किस आधार पर लगाया? चित्रा जी। चित्रा जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी जी जी। तो जैसा मैंने पूछा कि जो रिजवान सिद्दीकी ने आपके आरोपों का पुरजोर खंडन किया और सीधे सीधे कहा कि फुटेज को ध्यान से सुना जाए तो कहीं भी पैसे देने की पेशकश की बात नहीं की गई है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? हेलो, जो रिकॉर्डिंग है जी जी, उसमें आपके समझ में एक बात जरूर आएगी जी। पीड़ित महिला ये बार बार पूछ रही है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पैसे पूछ रहे हो, और इनका भी कहना यह है कि हमें सामने वाले वकील ने, आरोपी के वकील ने आपसे पूछने के लिए कहा है कि वो पैसे दिला सकता है हमें। अच्छा। और सीपी जी ने उनको, मॉडल को, पीड़ित महिला को टटोलने के लिए कहा है। अगर आप इनके वकील हो
मैं रिजवान सिद्दीकी जी को वैसे जानती नहीं जी ना उन पे कोई आरोप लगाना चाहती हूँ। जी जी जो केस के बारे में जो मुझे दिख रहा है, जी वकील का पहले मतलब ये होता है कि अपनी क्लाइंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, जी हाँ, जी हाँ, ना कि पैसे की बात करे। जी और एक पीड़ित महिला आपके सामने आई है तो उन्हें बताइए कि आप क्या करना चाहते हो। उसके साथ साथ ये है कि जैसे जो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी है जो हमारे पास है, जी कल तक हमने पीड़ित महिला को कहा कि ये रिकॉर्डिंग किसे बताएंगे नहीं जी और सुनाएंगे भी नहीं, जी। ये एविडेंस में अपने काम में आएगा। जी जी अगर मैं आपकी वकील हूँ पीड़ित महिला की, जी तो पैसे वाला कोई किस्सा यहाँ आना नहीं चाहिए था। जी 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 उसके साथ साथ मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। जी अगर मैं देखिए, मैं पीड़ित महिला कोई आपके पास आई है, उसी दौरान आपकी पीड़ित महिला से रिलेशन और कॉन्वर्सेशन फोन पे होना ठीक था, लेकिन पीड़ित महिला से ज्यादा कॉन्वर्सेशन उनके एक्स एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी जी है, उनका आरोपी के साथ हो चुका है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? जी जी रिजवान साहब, अभी आपने चित्रा सालुंखे जी की बातों को सुना। वो सीधे सीधे अपनी बात पर कायम रहते हुए आप पर आरोप लगा रही हैं, बल्कि आपके पेशे के प्रति जो आपकी निष्ठा है और जो कर्तव्य होना चाहिए उस पर उन्होंने सवालिया निशान जड़ा है। आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी जी हाँ रिजवान जी। जी देखिए, सबसे पहली बात जो पीड़ित वर्ड है जी, सबसे पहली बात जो पीड़ित वर्ड है उस पर हम गौर करें। जी ये जानना बहुत जरूरी है कि वाकई पीड़ित हैं कि नहीं। तो इस विषय पे पहले बात करना चाहिए हम लोगों को कि मेरी क्लाइंट जो थी वो वाकई ही कितनी डिस्टर्ब थी और वाकई उनके साथ कितना गलत हुआ है। हाँ। तो इस विषय पे आई थिंक जो रिकॉर्डिंग्स मैंने अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया हूं, हाँ। जो अभी आप लोगों को सर्कुलेट होने वाले हैं, आप लोग आई थिंक वो देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी क्लाइंट जिनको मैं पिछले 2.5-3 साल से जानता हूं और जिनको 2.5-3 साल से मैनेज कर रहा हूं मैं जिनको, तो उनका इंटरेस्ट क्या था, वो किस वजह से क्या कर रही थी, वो क्लियरली सामने आ जाएगा। और दूसरी चीज, ये जो फोन कॉल जो आप लोगों ने देखा है, जो मेरी कलीग ने जो बताया आपको, ये फोन कॉल मैंने नहीं किया हूं, ये फोन कॉल वो मुझे कर रही हैं और अच्छा। वो फोन करके मुझे पूछ रही हैं। मैंने मेरे क्लाइंट को खाली ये बताया कि जो मेरी मीटिंग हुई, मेरी मीटिंग के दौरान उन लोगों ने मुझे सामने से ये बोला कि तुम्हारी ये क्लाइंट क्यों कर रही हैं, क्या मकसद है उनका करने का, क्या वो पैसे के लिए कर रही हैं या क्या चीज के लिए कर रही हैं, क्यों परेशान कर रही हैं। तो वही चीज मैंने मेरे क्लाइंट से डिस्कस किया जो मेरा फर्ज था। जी जी ओके, तो यही चीज को मेरी क्लाइंट ने बाद में पब्लिसिटी के लिए रिकॉर्ड किया। ये जो क्वेश्चन जो मुझे पूछ रही है वो रिकॉर्ड करके ये आपको साबित हो जाएगा कि ये फोन कॉल मेरा नहीं था, ये फोन कॉल सामने से किया गया था और वही चीज वो पूछ रही थी। और उसमें मैं एक ही चीज क्लेरिफाई कर रहा हूं कि सामने वाले लोग पैसा नहीं ऑफर कर रहे हैं, वो शायद क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं और हमको ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हमारा केस पैसे के लिए है कि नहीं। मैं चाहूंगा आप ये रिकॉर्डिंग एक बार फिर से सुनवाइए लोगों को, आप एक बार प्ले कीजिए तो इसका खुलासा हो जाएगा कि क्या है रिकॉर्डिंग। मैं अभी अपने स्टूडियो को इस बात बताने जा रहा हूं, सुनेंगे, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा कि आप अपने वकील को, जो पीड़िता, जो कथित पीड़िता हैं, उनको पिछले 2-2.5 साल से जानते हैं, उनके मामलों को आप देखभाल करते रहे। क्या इसके पहले भी आपके इस कथित पीड़िता ने कभी इस तरह की कोई कोशिश की प्रचार पाने के लिए? जी देखिए, वो उनका हर केस अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है कि आप इंटरनेट पे जाके गूगल ही कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा सब। नहीं, मैं थोड़ा आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप उनके वकील रहे 2-2.5 सालों से। बन जाता है जी। और आजकल जी हाँ बोलिए। जी, जी। क्या आपका क्वेश्चन जरा आप फिर से पूछिए मुझे, आप क्या पूछ रहे थे? नहीं, मैंने ये जानना चाहा कि जैसे आपने कहा कि आप कथित पीड़िता को पिछले 2-2.5 साल से जानते हैं, मैं जानना चाहता हूं क्या इस मामले के पहले भी ऐसी कोई घटना हुई कि जब उन्होंने आपको सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा कुछ करने के लिए कहा हो?
नहीं देख, आपको उसी का आंसर मैं दे रहा था जी। कि रेगुलर भी जो केसेस थे उनके मेरे साथ में, जो भी कुछ छोटे मोटे थे, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 स्मॉल केसेस जहां पे जिक्र नहीं हुआ, पब्लिसिटी में नहीं मिला, बाकी चीजों में तो पेपर में आया है। पलांडे का केस भी आया था पेपर में, विजय पलांडे वाला केस, वो भी मीडिया में कवर हुआ था। जी। और अभी मेरे जहन में और नहीं है कि और क्या केस था, बट जहां तक मेरे ध्यान में है कि जो केसेस है नॉर्मली पेपर में आता है वो। जी हाँ, इसका तात्पर्य है कि ये जो कथित पीड़िता हैं वो पब्लिसिटी के लिए मॉडल रही और बहुत ऊंचे दर्जे की नहीं रही, सामान्य दर्जे के मॉडल रही जी। वो पब्लिसिटी पाने के लिए इस प्रकार स्टंट को उन्होंने अपनाया है। हमारे साथ सीमा जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार। सीमा जी, अभी तक आपने मैंने दोनों वकीलों की बात सुनी, हमारे पास जो एक्सपर्ट वकील हैं उनकी बात सुनी, सभी की बात सुनी। आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है कि पूरा का पूरा मामला सिर्फ प्रचार के लिए है? और अगर प्रचार के लिए है तो यह समाज में यह जो खतरनाक प्रवृत्ति जो पनप रही है, सो बड़े लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप बलात्कार के लगाओ, यौन शोषण के लगाओ, पब्लिसिटी प्राप्त करो, लेकिन पूरे समाज में जो गंदगी व्याप्त हुई है, जो पूरा वातावरण जो हम विषाक्त कर रहे हैं, आखिर उसको रोकने के लिए हमारे आपके स्तर पर क्या किया जाना चाहिए? मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो है कि ऐसे केसेस का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जी, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए इसमें ऐसे केसेस में बहुत जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए जी। क्योंकि वो एक मॉडल है, वो एक महिला है, दूसरी तरफ एक बहुत सीनियर ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है, उसकी छवि है, उसको दुनिया जानती है, उसका परिवार है, उसकी गृहस्थी है, दोनों चीज़ें हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे केसेस बहुत स्लोली और बहुत समझ के, बहुत सुलझे तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और उसके बाद और जो पीड़िता है, सो कॉल्ड पीड़िता, तो उसका बैकग्राउंड क्या है, अभी तक उसने क्या क्या किया है, वो कितनी सफल है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और वो क्या क्या करती रही है, तो उसके ऊपर भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। प्लस इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पुलिस महकमा हो गया जिसका जनता को बहुत भरोसा होता है, जुडिशरी हो गई उसके ऊपर भी लोग बहुत विश्वास करते हैं, तो ऐसे महकमे के जो भी लोग हैं उनको बहुत ही सोच समझ के रिश्ते भी बनाने चाहिए और ऐसे केसेस को मीडिया ट्रायल में नहीं लाना चाहिए। लेकिन मीडिया की एक, ठीक है, मैं आपकी बात में मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई, वो हमेशा कहते हैं कि मामला जब मीडिया ट्रायल का हो जाता है तो उनके सामने बहुत सारे इफ एंड बट्स पैदा होते हैं और तब लगता है कि जांच भी उससे बाधित होती है। लेकिन अब एक मीडिया कर्मी के रूप में हमारा दायित्व भी होता है, जो अभी हम यहाँ काम कर रहे हैं, कि अगर ऐसे कोई कंट्रोवर्सी आती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, तो सच्चाई को जानने के लिए हम ऐसे मंचों के द्वारा बहस कराते हैं ताकि सच सामने आ जाए। आज हमारे सामने दोनों पक्ष है और एक बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकार के रूप में आप हैं, शबनम जी हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में हमारे एक वकील बनाते हैं, यह तो एक हमारे दायित्व में भी आता है। हाँ, किस रूप में मीडिया ट्रायल हो, किस रूप में हम उसको प्रभावित करते हैं पूरे प्रक्रिया को, यह अवश्य एक बात का विषय है। कमलेश जी, अब थोड़ा सा हम अभी चलते हैं मध्य प्रदेश। मैं एक बात कहना चाहूँगी इस इशू पर। अब जैसे ये जो वकील साहब हैं, सिद्दीकी साहब, इन्होंने जो सो कॉज जो भेजा, तो किसी क्रिमिनल केस में सो कॉज भेजने का कोई प्रावधान कहीं नहीं है, सिविल केसेस में होता है। ये इन्होंने क्यों किया, मैं थोड़ा बहुत इसको जो भी देख रही हूँ, या पुरानी क्लाइंट थी 2.5-3 साल से, तो उसके साथ जो भी हुआ नहीं हुआ, ये सब कॉन्फिडेंशियल होता है। हमारे प्रोफेशन का कॉन्फिडेंशियल कन्वर्सेशन विद क्लाइंट है, उसको रिवील करना पब्लिकली, आई थिंक दिस इज ए वायलेशन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। रिजवान जी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कमलेश जी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के खुद लॉयर यहाँ उठाया है, कि क्रिमिनल केस के मामले में कोई शो कॉज नहीं भेजा जाता है, एक बहुत बड़े आखिर हाँ निर्धारित होता है। तो आखिर इसके पीछे आपकी मंशा क्या थी जब आपने शो कॉज भेजा? इनको अपने क्लाइंट पे विश्वास नहीं होगा। दूसरे वकील का ये काम नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि सच क्या झूठ। हाँ रिजवान जी, हाँ बोलिए। जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ जी। देखिए, ये जो मेरा जो रोल है, दैट इज जस्ट ऑफ अ लॉयर। तो ये जो केस जो मेरे सामने आया था, जो मेरी क्लाइंट ने मुझे नरेशन दिया था, जो ब्रीफ मुझे दिया था, जो फैक्ट्स मुझे बताए थे उन्होंने,
तो जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन मुझे दिया था उन्होंने, जी। उसके बेसिस पे मैंने जो नोटिस भेजा था, जो मिस्टर पारस्कर को नोटिस भेजा था, जी। उसमें मैंने शो कॉज वर्ड नहीं यूज किया हूं। ये तो मैं एक लेमैन के लिए बता रहा हूँ कि शो कॉज है, बट शो कॉज वर्ड यूज नहीं हुआ है, वो बाकायदा एक नोटिस ही बन के गया है। नोटिस नहीं जाती है क्रिमिनल केस में। कंप्लेनेंट किसी एडवोकेट के पास जाता है विनोद जी, तो वकील का काम है कि वो केस दर्ज कराए और इन चीजों पर काम करे। क्रिमिनल केस में आप अदर साइड को नहीं भेज सकते हैं नोटिस, और इस तरह से सवाल जवाब नहीं कर सकते और सच्चाई का पता नहीं लगा सकते हैं। ये सब काम आपका नहीं है, ये सीधा का सीधा पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है, आपका काम नहीं है। एक लॉयर का ये काम नहीं है। आपको सच्चा नहीं लगता है, आप ब्रीफ को रिफ्यूज कर दीजिए कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। और आप पिछले 2.5-3 साल से जानते भी हैं सिद्दीकी जी कि वो इस तरीके की चीजें करती आ रही हैं, और आपको तब तो आपको और ज्यादा संज्ञान लेना चाहिए था इन सब चीजों पर। जी हाँ रिजवान जी, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो मेरे पास लेके आई थी और जिन्होंने जो मुझे लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिया था जी, तो उसके बेसिस पे जो ईमेल्स और जो एसएमएस एक्सचेंज हुए थे जी, तो उसका ऑथेंटिसिटी था नहीं था बिफोर फाइलिंग अ केस, बिकॉज इसमें जो केस भी अगर फाइल करना पड़ता, मुझे क्रिमिनल केस फाइल करना पड़ता, तो मुझे कुछ ग्राउंड्स लगते, बिकॉज जो चीज उन्होंने मुझे दिए थे उस पर कोई मुझे सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं दिख रहे थे, तो दैट इज व्हाई मना करता केस लेके जाती हूं सिद्दीकी जी, वेट फॉर अ व्हाइल, विल सी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मुझसे सारे तथ्य और साक्ष्य ले सकते हैं कि बताइए आप शबनम जी आपके पास क्या साक्ष्य है, लेकिन आप जिसके खिलाफ मैं कंप्लेंट कर रही हूँ उससे आप ये पूछने नहीं जा सकते कि क्या आपने ये किया है या नहीं किया है। आपका काम तो मेरी हेल्प करना है, मैं विक्टिम हूँ और मेरा केस कन्विंसिंग नहीं है, आप छोड़ दीजिए। आप बोलिए कि जाइए भाई ये केस तो बड़ा अनकन्विंसिंग लगता है, ये पुलिस में फाइल ही नहीं हो सकता, इसमें कोई सफलता की आशा नहीं दिखती है, लेकिन ये आपका काम नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और नोटिस भेजिए किसी अदर साइड को क्रिमिनल केस में। ये कानून का यह पहलू भी बहुत दिलचस्प है। चित्रा जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि यह जो मामला शो कॉज और नोटिस का, बोलिए। मैं एक सेकंड मैं इस पे मैंने अभी तक बोला नहीं हूँ। ऐसे जरूरी नहीं है कि क्रिमिनल केस में नोटिस नहीं भेजा जाता है। इनफैक्ट फॉर्जरी और चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सारे क्रिमिनल केसेस ही हैं और ये सब चीजों में भी नोटिस भेजते हैं हम लोग सारे लॉयर्स भेजते हैं। ये चीज रेप हो, मोलेस्टेशन, मैं आपको एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे जी बोलिए। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ जहाँ पे, मेरी बात तो सुनिए, मैं बात करूं। नहीं बोलिए। जहां पे मोलेस्टेशन हो, रेप हो, डेकॉइटी हो, मर्डर हो, वहां पे कोई नोटिस नहीं जाता है, मैं आपसे सहमत हूं। वहां पे डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर होता है। इस केस में एफआईआर के कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं थे कि जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस खुल के सामने आए, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सामने नहीं आ रहे थे। इसी वजह से एज अ प्रिकॉशनरी मेजर मैंने नोटिस भेजा था चेक करने के लिए कि वेदर देयर इज एनीथिंग व्हिच इज मेड आउट और नॉट, और इसी वजह से ये नोटिस गया था। ये गलत था। तभी तो बार्गेनिंग की बात चलने लगती है। Who are we to bargain the matter? जहाँ पे ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल दिखते हैं, यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल क्या है? छेड़छाड़ भी एक इसीलिए तो बोल रहा हूँ, because when there are offenses which call for इन्वेस्टिगेशन आप कीजिएगा। इसमें कौन सा है जो नॉन अवेलेबल था? क्या था आखिर? ये चीज क्या थी? ये कोई चोरी चमारी का या चोरी वाला केस भी जो है वो नॉन अवेलेबल है। ये प्रक्रिया संदिग्ध बातें, इस पर हम बहस अलग से कर सकते हैं, लेकिन जो बात सामने आई ये संदिग्ध के पूरा का पूरा मामला। अगर आप देखेंगे, अगर ये देखेंगे आप केस, जी मैं इसमें खाली शॉर्ट में ये बोलना चाहूंगा कि कॉग्निजेबल कोई केस नहीं बन रहा था इसमें। देयर वाज नो कॉग्निजेबल केस व्हिच वाज मेड आउट। और इनफैक्ट मेरे क्लाइंट से ये डिस्कशन भी हुआ है डिटेल में, जहां पे मैंने मेरे क्लाइंट से पूरा डिस्कशन किया हूं और मैंने पूछा हूं कि तुम्हारा कोई रेप नहीं हुआ है, तुम्हारा कोई मोलेस्टेशन नहीं हुआ है, तुम्हारे अगेंस्ट कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस नहीं है, अगर है तो बताओ। और मेरे क्लाइंट ने सीधा बोला है कि नहीं है ऐसे कुछ, मगर आप फिर भी कुछ बनाओ, देखो क्या बनता है। और ये चीज भी मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को पेश करने वाला हूं। नहीं चलिए, इससे यह बात कमलेश जी आपने बड़े अच्छे मुद्दा उठाया, लेकिन एक बात जो स्पष्ट रूप से चिन्हित होता है कि पूरा का पूरा मामला वो फैब्रिकेट करने का ही था, जो आरोप लगाए थे। ठीक है, उस समय उनके वकील थे, इनकी बातों से भी लगता है कि अब यह मामला है आरोप का और आरोपी का, और जो पीड़िता है, कथित पीड़िता की नीयत साफ नहीं थी, यह तो स्पष्ट होता है ना।
किरण जी, जरा अब ये आपने देखा एक नया पहलू एक आ गया, जी, जी। लेकिन यह जो है जिस मैंने पूछा, ये प्रवृत्ति पर रोक, ठीक है, कि आपने कहा कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये एक पहलू है, लेकिन इसका जो कानूनी पक्ष जो उठ भर कर सामने आता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कानून में भी आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए, ताकि ऐसी बातों में किसी को बेवजह, है ना, किसी को संदिग्ध आरोपी नहीं बनाया जाए, उसका चरित्र हनन नहीं किया जाए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें जैसे ये 498 और क्राइम अगेंस्ट मतलब दहेज के कानून में बदलाव आए हैं, उसमें एकदम से पहले तो लड़के को एकदम से अरेस्ट कर लिया जाता था, अब उसमें टाइम दिया जाता है, सब चीज़ें होती हैं। अब इसमें भी वही मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत धीरज से काम करने की ज़रूरत है। देखिए, पहले आप लिविंग रिलेशन में होते हैं, फिर जब आप जिस सोच के साथ रह रहे होते हैं वो आपकी बात नहीं बन पाती है, नहीं पटरी बैठती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर आप रेप का केस लगा देते हैं। फिर दूसरा होता है कि आप कुछ सोच के, कुछ माइंड में करके आप साथ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें आपकी नहीं बनी तो आपने रेप का केस लगा दिया। मेरे को आप लोग कह सकते हैं कि बीइंग ए वुमेन मैं ऐसे कैसे कर रही हूँ, नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो हकीकत है, जो हम समाज में देख रहे हैं, इस लड़का लड़की का अफेयर है, वो भाग गए, माँ बाप वापस पकड़ कर लेकर आए, लड़की पे दबाव डाला, आप इसके ऊपर रेप का केस डाल दीजिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे को लगता है 80% अगर ये रिपोर्ट्स आती हैं तो इसमें मेरे को लगता है 10% जो हैं जो रियली विक्टिम्स हैं। इसीलिए कहते हैं कि इसमें बहुत धीरज से, बहुत सोच समझ के और बहुत संयम की ज़रूरत है इस केस को ऐसे केस पे डिस्कस करने की। अभी जो आलोच्य प्रसंग है जिस पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे रिजवान जी ने कुछ पक्ष रखे, कमलेश जी ने उनसे सवाल पूछे, अब चित्रा जी ने इसके पहले जो बताया सलूखे जी जो अभी वर्तमान वकील है, तो उसमें तो कहीं ना कहीं यह जो अवश्य है कि एक पक्ष मैंने बिल्कुल वो झूठ का सहारा ले रहा है। इसमें आपको क्या लगता है, रिजवान जी सच है या फिर चित्रा जी? देखिए, वो दोनों वकील हैं, ठीक है, पहले वो उसकी क्लाइंट थी तो वो उसके हिसाब से बात करते हैं, आज की डेट में वो उनकी क्लाइंट है तो वो उसके हितों की बात करेंगे। लेकिन मैं तो कहती हूँ रिजवान ने जो जब समझा, एक मेरे को लगता है ये प्रोफेशन एथिक्स भी होने चाहिए, जैसे हमारे जर्नलिज्म में भी होते हैं, कि अगर उनको लगा कि ये व्यक्ति एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति को, उसकी छवि को यूज करके अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, तो अगर वो पार्ट बन जाते हैं उसका, तो मेरे को लगता है कि मैं तो इस बात को बिल्कुल उनकी तारीफ करूंगी। प्रोफेशनल एथिक्स के भी मामला आता है। चित्रा जी, अभी मैं आपके पास फिर आया हूं। चित्रा जी, रिजवान जी ने जितनी बातें स्पष्ट की आपने सुनी, एक तरह से उन्होंने आप पर आरोप भी लगाए, और अभी किरण जी ने बड़ी अच्छी बात की प्रोफेशनल एथिक्स की। मैंने बिल्कुल ठीक है, हम पेशे में, वकील के पेशे में आप हैं, तो सिर्फ धन वही मुद्दा नहीं बनना चाहिए कि फीस के रूप में जो आपको मिलता है। यहाँ मामला सामाजिक दायित्व का भी बनता है, उसका परिवार है, बच्चे हैं, परिवार है, किसी का चरित्र अगर यूं ही कर दिया जाता है तो सोचिए बाद में मामला बिल्कुल खत्म भी हो जाए, वो बेकसूर भी साबित हो जाए, लेकिन तब तक उनका इतना चारित्रिक हनन हो जाता है कि समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं होता, और इसका असर उनके आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आपके क्लाइंट ने जिस प्रकार से अभी तक जो मामला आया है कि शायद उन्होंने गलत आरोप लगाए हैं, तो अगर रिजवान सिद्दीकी जिस तरह से वापस हो गए, क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी इस मामले से वापस हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी जी। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। कैन यू हियर मी? यस यस। हाँ, बिल्कुल नहीं जी, इसलिए जी, देखिए, मैं जैसे रिजवान जी बोल रहे हैं, इन्हें बिल्कुल झूठ लगा। ओके। ये केस उनको झूठ लगी, तो इन्होंने 3 साल से जो उनको पहचान रहे थे, और पहली बार इस मैटर के बारे में उनके पास एक पीड़ित महिला गई थी और उन्हें झूठे इल्जाम लगाने के लिए कुछ बोल रही थी, उसी वक्त उन्हें वापस जाने के लिए क्यों नहीं कहा? जी। दूसरी बात जी, जैसे सिस्टम पे मेरा पूरा विश्वास है जी। अब अगर जुडिशियरी जो बोल रहे हैं हम उन पे मेरा पूरा विश्वास है,
और बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है जी कि जिस दिन 29 तारीख को पूरी स्टडी मैंने करने के बाद मुझे कंफर्म समझ में आया विनोद जी, मैं कि ये कोई आरोप है नहीं, ये 100% सही स्टोरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर ये महिला कोई झूठ बात करना चाहती थी, 1 दिसंबर 2013 की घटना मॉलेस्टेशन जी और 7 दिसंबर 2013 की घटना रेप, जो आरोपी है जी उनके पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस, जो ड्राइवर और उनका ऑके डॉके वाला जो आदमी उनके साथ था, जी जी उनकी स्टेटमेंट जिंदगी में पुलिस पीड़िता के यानी पुलिस के खिलाफ ले नहीं सकती जी थी। जी अगर पारसकर जो आरोपी है जी वो इतने साफ सुथरे अगर हैं, तो इस पीड़ित महिला को एक कमरा बताने के लिए क्यों लेके गए थे? हम कह सकते हैं जी वो अपनी स्टेटमेंट में बोल रहे मैं कमरे के अंदर गया, जी लेकिन मैंने उसको हाथ नहीं लगाया, छुआ नहीं मैं, अच्छा अच्छा। मैंने छुआ नहीं है। 7 तारीख को मैं ले गया, कुछ किया नहीं। और आज भी लोग क्या बोलते हैं, आई एम नॉट मच कंसर्न अबाउट देम। जी और अगर आपने मुझे क्वेश्चन किया है पैसे मिलने से कुछ भी करना, जी तो फॉर्चुनेटली जी मैं ये कभी नहीं करूंगी। जिस वक्त मुझे पक्का लगा ये सच केस है जी कि एक इतना बड़ा डीआईजी रैंक का अधिकारी पुलिस के वर्दी में एक पीड़ित महिला को ब्लैकमेल कर रहा है एस्कॉर्ट की केस बता के, अगर मैं ऐसे नहीं किया तो हो सकता है इस पीड़ित महिला को ये डीआईजी रैंक का अधिकारी देन एडिशनल सीपी अरेस्ट करा सकते थे झूठे केस में। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि झूठी है, जी और ये मैं साबित कर दूंगी ये कितने हद तक सच बात है। ठीक है। शबनम जी, अभी आपने देखा चित्रा जी या अपनी ये बातों हो पर सकता है कि जी, उनसे डिले जी जी हाँ, चित्रा जी अपनी जी। बातों पर कायम हैं, दृढ़ हैं कि ऐसी घटना हुई। उन्होंने तिथि बताई कि 1 दिसंबर 13 को मॉलेस्टेशन का मामला हुआ है और 7 दिसंबर 13 को बलात्कार का मामला हुआ है, और उनका कहना है कि अदालत में इसको साबित कर देंगे। आपको क्या लगता है कि इस उनकी बातों में कितना दम है? अच्छा, विनोद जी, मुझे लगता है कि चलिए सिद्दीकी जी ने जो किया, अगर उनका जमीर जाग गया और उन्होंने उस केस को छोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सब लोग मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं, बल्कि पुलिस अधिकारी, नेताओं, इन सब चीजों पे तो बिल्कुल मीडिया ट्रायल होना चाहिए। ये आप और हम इनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ये हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं। अगर ये लोग ऐसी चीज में फंसे भी हैं, उससे आप देखिए, अगर कोई छोटा व्यक्ति चांटा भी खा रहा होता है, मार खा रहा होता है, आप उसका भी फुटेज दिखा रहे होते हैं, किस तरह से, क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती है? उसका जितना दायरा होता है उसके सम्मान को भी उतनी ठेस पहुंचती है। शबनम मुझे लगता है जो वर्दीधारी हैं, और इस तरीके के बहुत सारे आपको अधिकारी मिल जाएंगे विनोद जी। ये अलग बात है कि कौन उनके दमखम से आगे सामने आकर खड़े होने की हिम्मत कर पाता है। ये चाहे हम अपने नेताओं की बात करें, चाहे हम पुलिस अधिकारियों की बात करें, अगर फेक केस है तो निष्पक्ष जांच की फिर हम क्यों बात करते हैं? हम इसीलिए कहते हैं कि निष्पक्षता से जांच हो, और आपके चैनलों के माध्यम से जो लोग हमारी बात सुने, उसमें महिला या पुरुष का कोई वर्जन ना रहे कि हम महिला की साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं या पुरुष की साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मामला है उसकी निष्पक्षता से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि अगर कोई एक महिला फेक केस करती है विनोद जी, तो बहुत सारी ऐसी महिलाओं पर भी असर पड़ता है जो असली केस लेकर घूम रही हैं। इसलिए हमें जरूरत है इस समय कि हम लोग इसको संज्ञान में लेते हुए सभी व्यक्ति अच्छे से इसकी सुनवाई हो, इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए, और जो भी निष्कर्ष निकल कर आए, अगर विक्टिम जो बता रही हैं अपने आप को उन्होंने फ्रॉड किया है, उनको सजा दी जाए। और अगर पारसकर या कोई भी धुरंधर हो, उन्होंने अगर इस तरीके के केस को अंजाम दिया है, और मुझे लगता है कि
पुलिस हैरेसमेंट कर सकती है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि पुलिस बहुत सारी चीजें अपनी तरह से बनाने की कोशिश करती है। मॉडल की भी गलती है, क्योंकि आप और हम ना इस तरीके की चीजें करेंगे तो कोई हम पर हावी नहीं हो सकता है। तो दोनों ही पक्ष चाहे वो साथ मिलके कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं वर्दीधारी को ज्यादा जिम्मेदार समझती हूँ, क्योंकि आप जब वर्दी लगाते हैं हम आपको प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं। आपकी जिम्मेदारी भी समाज में ज्यादा बनती है, चाहे वो हमारे नेता हो, हम सामाजिक लोग भी, विनोद जी, हम भी अपने दायरे में बहुत ज्यादा सिमट कर रहना पसंद करते हैं। हम भी किसी ऐसी चीज को नहीं करने की कोशिश करते जिससे समाज में खराब मैसेज जाए। तो इसलिए इनकी जिम्मेदारी बहुत बनती है। हाँ, निष्पक्षता से जांच हो और कानून के तहत जो भी कार्रवाई हो सके, बिल्कुल सुदृढ़ता के साथ वो कार्रवाई हो, वो चाहे डीआईजी हो या कोई और बड़ा कोई, आपने बहुतों को जेल भी जाते देखा होगा ऐसी चीजों में। मेरा खाली एक बात कहना वो ये है कि ठीक है मीडिया ट्रायल कीजिए, लेकिन आफ्टर प्राइमा फेसी केस, आफ्टर चार्जशीट, कम से कम उतना इन्वेस्टिगेशन होने तक तो उतनी रिलीफ तो किसी भी आदमी को दीजिए। अभी तो चार्जशीट सबमिट हुई नहीं है, प्राइमा फेसी केस प्रूव हुआ नहीं है, तो फिर आप क्यों इतना मतलब मीडिया में होना चाहिए? पहले ही बदनाम हो जाना चाहिए। किसी ने कुछ लिख के कहा, कमलेश जी, वो ठीक है, वो बदनामी की बात अपनी जगह, आपका आरोप ठीक है, लेकिन इसके लाभ भी हैं। आज जो इस मामले में नहीं होता है, एक चीज खुलकर आ जाती है, अगर वो निर्दोष थे तो भी एक बड़ी चीज प्रभावित करना चाहेगा तो वो भयभीत होगा। बिल्कुल, है ना? ये तो कोई भी, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो कंप्लेनेंट हो, उसके पर एक दबाव पड़ता ही है इस मीडिया नहीं, तभी मैं कहती हूँ कि जब हम मीडिया की बात करते हैं, किसी पुलिस अधिकारी की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, हम लोगों का उनके ऊपर एक विश्वास होता है। इसीलिए ये जो पद हैं या जुडिशरी है, जजेस हैं, उनके ऊपर कुछ भी बयान देने से पहले या कुछ भी टिप्पणी करने से पहले उसका एक बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फिर ताकि जब हम सामने उस चीज़ को लेकर आए तो वो एक सॉलिड चीज़ हो। ये ना हो कि ओ ये तो फलाना भी चोर है, फलाना भी बदमाश है, इस तरह से करके छवि धूमिल नहीं करनी चाहिए ताकि वो विश्वास बना रहे। और इसमें स्लो और एक उसकी बयान की मैं बात इसलिए करती हूँ, उसमें जरूरी ये है कि आप उसको इस तरह से लें ताकि लोगों का विश्वास भी बना रहे ना। हमने सिर्फ उस तरह से नहीं कर देना कि भाई ये एक मॉडल ने हमें कह दिया, इसने कह दिया और इसलिए हमने उसको बहुत पब्लिसिटी दे देना। अब ये मॉडल और पुलिस अधिकारी सब अलग होता है, जुडिशरी की बात हुई। हाँ। अब एक मामला जो हम लोगों के सामने मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए। जी, मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, एक वकील का और एक क्लाइंट का जो रिश्ता होता है, सबसे पहली बात तो क्लाइंट को अपने वकील से नहीं छुपाना चाहिए कोई बात। ये जो केस है जिसपे आई थिंक मेरा बहुत बड़ा रोल है, इसमें मेरे क्लाइंट को, जिसको मैं काफी साल से जानता हूँ, उन्होंने मुझे 3 महीने से मुझे वो ब्रीफ कर रही थी ये मैटर को, एक ही मैटर को लेके। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया रेप के बारे में, मोलेस्टेशन के बारे में, यहां तक कि जब ये एफआईआर किया उन्होंने उसके एक दिन पहले 22 तारीख की रात को जिक्र करती हैं वो रेप का और मोलेस्टेशन का। और जब इसी वजह से मैं बैकआउट हुआ, बिकॉज मैं काफी चीजें देखा जो चेंज हो रही थी। अभी जो मेरा रोल था एज अ लॉयर, जो मेरा रोल था, आई वॉज नॉट अ जज, आई वॉज जस्ट सपोज टू सी व्हाट द ग्रीवियंसेस ऑफ माई क्लाइंट वर एंड टू चेक वेदर उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है। और जो मेरा फर्ज था वकील होने के नाते उस टाइम पे सही तरीके से गाइड करना क्लाइंट को, जो मैंने किया। मगर 18 तारीख की 18 या 19 तारीख की रात को भी एक रिकॉर्डिंग है जो मैं भी पेश करूंगा, जिसमें मैं क्लियरली मेरे क्लाइंट को पूछ रहा हूं कि तुम्हारे साथ कोई रेप हुआ है, कोई मोलेस्टेशन हुआ है, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो केस बन सकता है, तो बताओ। तभी भी उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन में क्या बोला है ये आपके सामने सब खुलासा हो जाएगा। ये केस में कितनी सच्चाई है, बाकी चीज तो इन्वेस्टिगेशन पे पता चली जाएगी। मगर जितना मुझे समझ में आया, मुझे ये गवारा नहीं किया कि मैं मेरा नाम और मेरा इमेज को इस चीज में ड्रैग करूं। मजबूरन मैं आप लोगों के सामने इसीलिए बैठा हूं बिकॉज मुझे विटनेस बनाया गया है इस केस में। नहीं तो मुझे इस चीज में बिल्कुल भी शौक नहीं था, इस चीज में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होने का। देखिए, मीडिया ट्रायल का एक तत्काल लाभ, अभी नई बातें जो सच्चाई, जो नई रिकॉर्डिंग की बात करें वो सामने आएगी। लेकिन मैं खाली एक लाइन बोलना चाहती हूँ, रेप जैसे केसेस में जहाँ पर मेडिकली प्रूव हो जाता है रेप हुआ है या नहीं हुआ है, कम से कम रेप
मेडिकल एग्जामिनेशन उसका हो जाने दीजिए, तब मीडिया ट्रायल में आइए। लेकिन ये 3 महीने के बाद, शायद 6 महीने में, दिसंबर की बात है, प्रोसेस है, जांच के दौरान वो तो होगा ही। दिसंबर में कह रहे हैं ना, उनका साथ हुआ, वही कह रहे हैं, तो वो 7 दिसंबर की आज बात है। 8 महीने हो गए उस बात को, तो और आप डिले इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है। इतने ज्यादा क्योंकि आप इतनी जब आपका वो रेप हुआ था उसी टाइम क्यों नहीं गई पुलिस के पास? वही बात है कि अमूमन ऐसे जो आरोप लग रहे हैं 6 महीना 8 महीना सालों बाद, है ना, तो इसकी विश्वसनीयता अपने आप घट जाती है। उसका मोटिव बिल्कुल बिल्कुल मोटिव होता है कि आखिर इतने महीनों के बाद, इतने सालों के बाद ऐसे मामले उठते हैं जी, तो इसका क्या उपाय, इसके क्या कानून में कोई परिवर्तन? हाँ, इसमें नहीं, ट्रायल जब होती है तो ये जो डिले वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना डिले आप एक्सप्लेन कर कैसे सकते हो? क्या कोई डॉक्टर था ही नहीं? क्या कोई सरकारी अस्पताल था ही नहीं कि आप वहाँ जा सकते थे? ठीक है, कोई रिपोर्ट आपने नहीं की, लेकिन आप अपने आप को हॉस्पिटल में ही सबमिट करते, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो हॉस्पिटल ही रेफर कर देता, तब भी आप किसी एनजीओ लॉयर के पास जा सकते थे, तभी हॉस्पिटल ही रेफर कर देता पुलिस को वो केस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्ज होता। और बहरहाल ऐसा है, और आपको डर था कि वो इतना बड़ा पुलिस अधिकारी है, आपको अरेस्ट करवा सकता था, तो आप किसी लॉयर की, किसी एनजीओ की हेल्प ले सकती थी, और बड़े अधिकारी के पास अप्रोच कर सकते थे, जा सकते थे, अदालतें थी, अदालत में जा सकते थे। सबसे पहले तो हॉस्पिटल ही चले जाइए, वहीं पता चल जाएगा, और हॉस्पिटल वाले खुद ही बुला लेंगे, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। तो हर तरह से सेफ्टी तो है ही है। अच्छा, अब देख, चूंकि हमारा समय समाप्त हो जा रहा है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जुडिशरी की बात है, तो बहुत संक्षेप में अभी जो मध्य प्रदेश मामला है, एक जज ने दूसरे जज, अच्छा, मैं खाली एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जी। यहाँ किसी पुलिस अधिकारी की बात नहीं आ रही है, या किसी मॉडल की बात नहीं है, एक महिला जज, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं एक, हाँ, बोलना चाह रहे कुछ आप? अच्छा, रिजवान जी बोलिए। हाँ, समय कम है, संक्षेप में आप बोल दीजिए रिजवान जी। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाह रहा हूं, आप बहुत छोटा चीज है मगर बहुत, हाँ, मैं खाली आपको 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। देखिए, कोई भी होशियार आदमी इतना तो समझ सकता है कि अगर किसी ने आपको रेप किया है तो आप रेप के वाकये के बाद में आप उसको मदद मांगने नहीं जाओगे, घड़ी घड़ी आप उसको डार्लिंग बोल के एड्रेस नहीं करोगे, आप उसके साथ में कंटिन्यूसली टच में नहीं रहोगे। ये सारी चीजें जब मेरे सामने आई तो मैं, वकील तो साइड में रखिए, एक आम आदमी होने के नाते भी मेरा जरा दिमाग जरा चलने लगा कि भाई ये केस में मुझे कितना दम दिख रहा है, वो तो सामने आ गया। क्योंकि आपकी इस बात में दम है कि अगर रेप हुआ था, इस तरह का हुआ था, तो फिर उसके बाद भी वो उस पुलिस अधिकारी के साथ उनके संबंध कैसे बनते? चित्रा जी, अब सीधे अभी रिजवान जी ने जो बातें, जो खुलासा किया कि अगर रेप हुआ था दिसंबर में, तो उसके बाद भी उस पुलिस अधिकारी से उनके संबंध कैसे बने हुए थे आपके क्लाइंट के? इसका मतलब कंसेंट से हो रहा था, जो भी हो रहा था, और कंसेंट से रिलेशनशिप होने के बाद कुछ लोग रेप चार्जेस लगाते हैं। चित्रा जी, हाँ, चित्रा जी बोलिए। जी, मैं बोलूं? हाँ, जी। हेलो, हाँ, बोलिए। आप सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ, जी हाँ। अभी देखिए, इन्होंने जैसे कहा, एस्कॉर्ट पे इनका डुप्लीकेट किसने जो नाम डाला था जी, मैं दोबारा बोल रही हूँ जी, इतने बड़े ऑफिसर के हाथ में वो केस थी, वो 100% ऑफिसर इस पीड़ित महिला को अरेस्ट करने के चांसेस थे। वो लगातार उसको धमकियां दे रहे थे कि जो एस्कॉर्ट पे नंबर है और आपके नंबर बिल्कुल करीब के हैं जी, वो नंबर बता के उस पीड़ित महिला को ब्लैकमेल कर रहे थे। कोई भी महिला, सर्वसामान्य जो महिला है, ऐसे चीजों से डर जाएगी। अगर मुझे पुलिस अरेस्ट करती है कोई गलत ये चीज करके बताकर, मैं अपने आप को डिफेंड बाद में करूंगी, लेकिन इस वक्त तो मैं पुलिस के हाथ में हूँ। जी नहीं, लेकिन फिर आप उनसे ये वाले रिलेशन, डार्लिंग वाले रिलेशन नहीं रखेंगे विनोद जी। अगर मुझे किसी पुलिस अधिकारी का खौफ नहीं हो, नहीं, क्योंकि नहीं, उसके बाद बता रहे हैं कि वर्ड यूज करके उनको मैसेज कन्वे कर रही थी। मुझे लगता है कि अगर आपको किसी का खौफ भी हो, फिर आप उनसे इस तरीके का कम से कम प्रेम प्यार वाला संबंध नहीं रख पाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे, आप उनसे दूर होने की कोशिश करेंगे, आप उनसे बचने की कोशिश करेंगे। बताना जरूरी था इस वक्त कि नहीं, इसलिए बताना जरूरी, यही मैं बताना चाहती हूँ आपको। ये इसलिए बताना जरूरी था। एक और चीज बताऊं, मेरे केसेस पुलिस के अगेंस्ट है, बहुत सारे केसेस, और मेरी क्लाइंट को मालूम है जी,
मेरी क्लाइंट को ये चीज का फुल नॉलेज है कि मेरे केसेस मैक्सिमम पुलिस के अगेंस्ट है और पुलिस के जो केसेस मेरे बनते हैं कोई भी फेवर में नहीं होते पुलिस के। और मेरी क्लाइंट मेरी काफी पुरानी क्लाइंट रही है, तो उन्होंने क्यों मुझे दिसंबर से लेके मार्च तक जब वो सफर कर रही थी मेरे साथ कांटेक्ट में थी वो, मगर उन्होंने कभी इस केस के बारे में जिक्र नहीं किया, कभी मुझे नहीं बताया कि बहुत धन्यवाद आपको रिजवान साहब। अब हमारा समय समाप्त हो रहा है। अब आज जो एक चर्चा हुई यह बात तो स्पष्ट हो गया कि कहीं न कहीं इस मामले में बहुत सारी बातें वैसे अभी पर्दे के पीछे हैं। रिजवान साहब ने कहा कि अभी अगले कुछ दिनों में एक नया टेप वो जारी करने वाले हैं, तो बहुत सारी बातों का खुलासा होगा। लेकिन संदेह के बादल अभी छटे नहीं हैं। स्वयं आरोपी संदेहों के कटघरे में खड़ा है, उस पर आरोप लग रहे हैं। दोनों वकील हमारे साथ थे, उनके पक्ष भी सामने आए, लेकिन जो बातें साफ ये हुई हैं कि इस मामले में जिस प्रकार से विलंब किया गया रिपोर्ट फाइल करने में, उससे संदेह पैदा होता है कि मामले में कहीं न कहीं दाल में कुछ काला अवश्य है। बहरहाल आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। कल हम फिर हाजिर होंगे राज चक्र में एक और मुद्दे के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।